हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे जो यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं, बिगिनर्स एज वेल एज रिपीटर्स, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक, सामान्य गलतियाँ आप लोग कर रहे हो जिससे आपका या तो पीएचडी कैटेगरी क्वालिफाई हो रहा है और नेट में प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसे एस्पिरेंट्स जो रिपीट कर रहे हैं, जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। तो वहाँ पर कौन सी ऐसी बेसिकली कॉमन मिस्टेक्स हैं, लूप होल्स हैं जिनको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो और बार बार जिसके चलते आपको जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट्स हैं वो रिपीट करने पड़ रहे हैं। तो आज ऐसे सभी कॉमन मिस्टेक्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एस्पिरेंट्स को सबसे पहले तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन साइज फिट ऑल अप्रोच हम नहीं ले सकते। आपको जो जेनरिक एक प्लान होता है ना, जो स्टडी प्लान्स होते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि कोई भी यूनिट कवर करने के लिए स्टैंडर्ड सोर्स कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से आप उन स्टैंडर्ड सोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। तो उसमें आपको बस ऐसे सुनकर चीज़ें एज इट इज़ फॉलो नहीं करनी है। आप उस तैयारी के कौन से फेज़ में हो आपको वो भी देखना है, और फिर उस जनरल प्लान को आपको क्या करना होता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होता है। तो वो काम आपका होता है। अब जैसे मान लो कि 6 मंथ गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी वाला किसी ने आपको गाइड किया, जो भी आपके मेंटोर हैं, जो भी जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हो, या आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज जो हैं देख लिए कि मुझे इस यूनिट के लिए ये रेफर करना है। अब एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए तो ये अप्रोच ठीक है, लेकिन एक रिपीटर स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसे ये पता होना चाहिए, पहली बात तो एक सेल्फ इवेल्युएशन की बहुत ज़रूरत है, एक खुद का आकलन होना चाहिए कि कहाँ पर कमी रह रही है। तो एक राइट स्ट्रैटेजी की जो फाउंडेशन है, शुरुआत है, वो वहीं से होती है। हम हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, दो कैटेगरीज की बात करेंगे हम। एक आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में बिगिनर स्टूडेंट आता है, ओके। ये जो बिगिनर स्टूडेंट है, ओके, बिगिनर स्टूडेंट को बेसिकली यहाँ पर बेसिकली एक अलग स्टडी प्लान, एक अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और उसके बाद में आता है एक हमारा रिपीटर स्टूडेंट जो है, ओके। आपके लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए उसकी हम चर्चा करेंगे। बिगिनर स्टूडेंट एज फार एज आप लोगों की बात आती है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपके पास में दो गाइडिंग फोर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला गाइडिंग फोर्स है सिलेबस। सिलेबस आपको बताता है व्हाट टू स्टडी, कि आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस का जो इतना वास्ट सिलेबस है, पेपर 1 है, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एस्पेक्ट आपको पढ़ने हैं। दूसरा, आपके पास में सबसे अच्छा जो हथियार है, सबसे अच्छा कारगर एंड इफेक्टिव जो टूल है, गाइडिंग लाइट है, वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं हाउ टू स्टडी, कि हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो बिल्कुल ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी कर रहे हैं, जिनका मास्टर्स में भी बहुत कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या बहुत अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट के प्रति नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो आप क्या करो, इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स उस सिलेबस को देखो, किस तरीके से पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। अब नेट में हमारे पास में सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है कि ये जो एग्ज़ाम है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एवरी 6 मंथ होती है, यानी हर 6 महीने में ये एग्जामिनेशन होता है। तो हमारे पास में PYQs यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं हर यूनिट के, जो आपके 10 यूनिट्स हैं सिलेबस में, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं।
ओके तो आपके पास में एक सिलेबस है जो आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो आप पहले तो मल्टीपल टाइम सिलेबस को विजिट करो। अपने पास आपका जो सिलेबस है, जहाँ आप पढ़ाई करते हो, जो आपकी डेस्क है, आपके पास में सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, ये सिलेबस आपके पास में हार्ड कॉपी में होना चाहिए, फ़ोन में नहीं देखना है, आपके पास में हार्ड कॉपी में होना चाहिए। या तो अगर आपने अपनी कोई भी नोटबुक है, रजिस्टर है, अगर उस पर नोट डाउन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी या तो आप इसे नोट डाउन कर लें, या फिर आप क्या करना है, सिलेबस के 10 यूनिट्स हर टॉपिक को आपको प्रिंट आउट के फॉर्म में आपके पास में होना चाहिए, और उसको हमेशा आपको अपने साथ में रखना है, आप कोई भी टॉपिक उसमें से पढ़ रहे हो तब। ओके सो सिलेबस को हमेशा हैंडी रखना है, उसके प्रति आपको अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक होनी चाहिए कि अच्छा 10 यूनिट है, इस तरीके से सेग्रीगेट किया गया है, पूरा आपका जो एक मास्टर्स लेवल तक की जो अंडरस्टैंडिंग होती है अपने सब्जेक्ट के प्रति उसको। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक कौन सी गहराई में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि प्लेटो से एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा, और प्लेटो आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में टॉपिक दिया हुआ है, तो अब आपको समझ में आ जाएगी अच्छा प्लेटो से कहाँ से क्वेश्चन आता है, उनके थ्योरीज में से आ रहा है, उनके बुक्स में से आ रहा है, उनके कंसेप्ट या फिर छोटे मोटे जो भी लाइफ इवेंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, एक थिंकर, उसका बैकग्राउंड, उसके की कंसेप्ट्स कौन से और उसके इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी हैं। तो हर थिंकर को हमें इतनी गहराई से पढ़ना है, दैट्स इट। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे कि टॉपिक्स को कितने आपको डेप्थ में पढ़ना है, क्या इस एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है आपसे। ओके सो ये बिगिनर स्टूडेंट को करना है कि सिलेबस और PYQs के प्रति आपकी बहुत अच्छी खासी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट आप 3 से 4 साइकिल के जो पेपर आए हैं उनको इवेल्युएट करो। आपका 2023 के बाद पैटर्न वैसे भी काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल ट्रेंड है क्वेश्चंस का। तो आप सिलेबस लेके बैठो, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो, नोट डाउन करो कहाँ से कितनी गहराई में आपको कौन से यूनिट को पढ़ना है, ये आप खुद एनालाइज कर सकते हो। अब उसके बाद में क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इन 10 यूनिट में से पहले स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स करने। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी आपको क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने का काम करेंगे। सो दिस इज़ फॉर द बिगिनर स्टूडेंट कि आपको वेस्टर्न, इंडियन थॉट पढ़ना है पहले तो, और उसके बाद में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। और खासकर अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाद में भी पढ़ रहे हो कोई इशू नहीं, पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक थिंकर्स आएंगे, तो आपको पढ़ने में एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सारे जो थिंकर्स हैं उनके व्यूज़ हैं। तो आपको उसके बाद में क्या करना है, पॉलिटिकल थियोरी पढ़ना है। तो ये तीनों यूनिट आपको क्या देंगी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अपने सब्जेक्ट के प्रति बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर ये जो 3 यूनिट्स आपने कर लिए, इसके बाद में हम आएंगे थोड़े से डायनेमिक पोर्शन पे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाएगी, प्लस आपकी विदेश नीति, आपकी फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी। तो ये हमारा थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन है। तो इसके लिए आप जो भी अच्छा सोर्स आपको लगे, जैसे आपके एंड्रू हेवुड की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है IR के स्टैटिक पोर्शन के लिए अच्छा सोर्स है, और आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जितना ज़्यादा डायनेमिक सोर्सेज जैसे इंटरनेट सोर्सेज का यूज़ करोगे वो ज़्यादा अच्छा है। फॉरेन पॉलिसी के लिए राजीव सीकरी जी की एक बुक आती है, कुछ स्टैटिक पोर्शंस उसमें कवर किए हैं, बाकी आप इंटरनेट सोर्सेज का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके सो IR प्लस फॉरेन पॉलिसी हो गया यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करेंगे जो आपके लास्ट के 4 यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे जो लेंदी यूनिट है दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इंडियन पॉलिटी कह लीजिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लिख लेते हैं हम। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट पढ़नी है। उसके बाद में 2 हमारे पास में काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट हैं जो थोड़े से फैक्चुअल हैं, पर वो उनको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी जल्दी कवर हो जाएंगे। अब जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, तो यहाँ पर भी लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग के
लक्ष्मीकांत उठाओगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर में ही आपका ये यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। तो इतना कंटेंट इसमें भी नहीं है। बस इन चारों में से आपको सबसे ज़्यादा टाइम अगर लगेगा, कोई लेंदी यूनिट है तो वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है, इंडियन पॉलिटी, उसमें आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल्स आएंगे, शेड्यूल्स आएंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आ जाएगी, कॉलोनियल हेरिटेज में आपके एक्ट्स आ जाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक। तो ये थोड़े लेंदी पोर्शंस हैं, तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और ये टाइम नॉन नेगोशिएबल है, फ्यूचर के लिए भी आपको आगे तक ये हेल्प करेगा। ओके, तो ये टाइम आपको देना है। इस यूनिट को आप 1 मंथ आप डेडिकेट कर सकते हैं सोनली इस यूनिट को, और इससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि इस यूनिट में से हमेशा कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे अमेंडमेंट्स हो गए, लैंडमार्क केसेस हो गए, इंपॉर्टेंट आपके कमिटी एंड कमीशंस हो गए, वहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको एग्जामिनेशन में इस यूनिट को जो आप टाइम दोगे उसका रिजल्ट आउटकम भी आपको मिलेगा। उसके बाद में प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस, और उसके बाद में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है। तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं प्रोसेस एंड गवर्नेंस। तो ये जो हमारे 2 शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट है, थोड़े से फैक्चुअल हैं और टाइम भी कम लगेगा, पर इनको हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। अब जैसे आपके गवर्नेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड ARC की जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, या वहाँ वो कब बना था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, फर्स्ट ARC सेकंड ARC, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस में आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कब फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। सोशल मूवमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों यूनिट्स को उतना टाइम नहीं देना है। कंटेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट कंटेंट है, थोड़ा सा फैक्चुअल रहेगा। जैसे सरकार की नीतियाँ हैं, स्कीम्स हैं, तो फैक्चुअल है, थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा याद करने में, पर आप जितना मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करोगे तो वो विद टाइम आपको ईजी लगने लगेगा, शॉर्ट हो जाएगा वो भी। ओके, सो ये तीनों यूनिट आपके रिलेटिवली कम टाइम लगेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसेस एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, 1 मंथ आप लेकर चल सकते हो, 1-1.25 महीना लगभग इस यूनिट को आप दो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। और आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी देना है। सो ये हमारे 9 यूनिट्स हो गए। इसके अलावा एक यूनिट जिससे स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं, तो उस यूनिट को आप लास्ट में टैकल करो, वो ज़्यादा सही रहेगा, एंड दैट यूनिट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर ऐसा भी है कि यूजीसी नेट में यूजुअली क्या होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आजकल का जो पैटर्न है उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो ये अच्छी भी बात है आपके लिए, क्योंकि आपको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। जैसे एक बार क्या हुआ था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन नहीं आए थे, और इस बार के साइकिल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आए, तो छोड़कर हमें कोई यूनिट नहीं जाना, ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी पढ़ना है। स्टैंडर्ड सोर्स मैं हमेशा बताती हूँ, JC जौहरी में अच्छे से कवर हो जाता है। और अगर आपको लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लगती है तो इग्नू के जो नोट्स आते हैं ज्ञान कोश पोर्टल पे, आप वो रेफ़र कर सकते हो। और भी कई स्टैंडर्ड बुक्स इसके लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जिसकी लैंग्वेज समझ में आती हो, आप वो रेफ़र कर सकते हो। तो ये आपका प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए कि इन 10 यूनिट्स को हमें कैसे नेविगेट करना है। और सिलेबस एंड PYQ यहाँ पर आपका गाइडिंग फोर्स का आपको काम करना चाहिए, जो आपको बताएगा कि एग्जामिनेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा टॉपिक आपको कितनी गहराई से पढ़ना है। ये आप सोलली एंड होलली कैसे देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं और ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। वो करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने 10 यूनिट्स बताए ना, ये 3 यूनिट, फिर ये 4 यूनिट, और ये 2 यूनिट, और उसके बाद में 1 यूनिट। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 यूनिट के लिए मल्टीपल सोर्सेज ले आएंगे, मल्टीपल बुक्स ले आएंगे, और 1 यूनिट पढ़ रहे हैं, 1 टॉपिक पढ़ रहे हैं, सारे बुक्स खोलकर बैठ गए एक ही टाइम पर। तो ऐसे क्या हो रहा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप अपने सोर्सेज जो हैं
वो लिमिट करने हैं आपको। शुरुआत में आपको हर बुक नहीं पढ़नी, आपको जितने स्टैंडर्ड सोर्स अवेलेबल हैं उसमें से एक सोर्स पकड़ना है जिसको आपको अपना बेस लेकर चलना है, और वहाँ से उस यूनिट को पहले कवर करो। पहले उस सोर्स को अच्छे से कवर करो, गो थ्रू करो, नोट्स बनाओ उसके, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे और कंटेंट चाहिए तो आप दूसरा सोर्स ले सकते हो। और अगर आप 3 से 4 बुक भी रेफ़र कर रहे हो, अगर आपके पास में इतना पर्याप्त समय है, आपने जल्दी तैयारी शुरू कर दी है, वो भी अच्छी बात है। पर तरीका क्या होना चाहिए, इवन दो आप मल्टीपल सोर्सेज भी रेफ़र कर रहे हो, पर तरीका ये होना चाहिए पहले एक सोर्स अच्छे से आपने पढ़ लिया, उसके बाद में जो कंटेंट आपके पास में है, दूसरे जो आप बुक्स पढ़ोगे ना उसी टॉपिक के, उसी यूनिट के, तब आपको देखना है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, और उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आपने ऐड कर लिया। फिर आपने PYQ सॉल्व किए, फिर वहाँ पर आपको लगा कि इसी टॉपिक में से कुछ नया क्वेश्चन आ गया, कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया, तो वो भी आप अपने अपने नोट्स में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चलते जाना है। जो भी टॉपिक के नोट्स बनाओ, हर टॉपिक जब ख़त्म होता है तो कुछ जगह खाली छोड़ दो, कुछ पेजेस ब्लैंक छोड़ दो, जिससे दूसरे आप सोर्स से उस टॉपिक को कवर करो तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए, PYQ से कुछ नई चीज़ पता लगती है वो ऐड हो जाए उसमें। ओके, तो इस तरीके से आपको चलना है। अदर देन दैट हम बात कर रहे थे जो हमारे रिपीटर वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी जिनका या तो PhD कैटेगरी क्वालिफाई हो जाता है और नेट में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर नेट क्वालिफाई हो गया है, JRF के लिए वो ट्राई कर रहे हैं बट अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स बहुत एंशियस हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बेसिकली पहले हम वो बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स कौन सी रहती हैं? सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है वो ये रहता है कि आप पेपर 1 को इग्नोर करते हो। पेपर 1 को आप साथ में लेकर बैलेंस्ड करके नहीं चल रहे हो, क्योंकि देखो जो अपना सब्जेक्ट है वो अगर किसी स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई हो गया, आप JRF के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, JRF का सक्सेस रेट इज़ लेस देन 1%, तो वहाँ पर सब्जेक्ट हर बच्चे का अच्छा है जो JRF के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप उनसे एक एज कैसे लेकर आ सकते हो, उनसे एक्स्ट्रा आप स्कोर कब करोगे पेपर 1 के अंदर। तो पेपर 1 क्या है आपका, नेट और JRF के बीच में जो स्टूडेंट्स अटक रहे हैं, आपके जो एक ब्रिज जो है आपके, जो आपको क्रॉस करना है आपके रास्ते में, दैट इज़ पेपर 1। और पेपर 1 में अच्छा स्कोर करे बिना आप नहीं कर सकते हो JRF क्रैक, चाहे आप कितना भी ट्राई करो। तो पेपर 1 को हमें क्या करना है, बैलेंस करके चलना है, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। एक बार आपने पेपर 1 को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपका JRF क्रैक श्योरली हो जाएगा। ओके, सो पेपर 1 को हमें इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर लेते हैं कि 10 यूनिट्स इन्होंने पढ़ लिए, तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बिगिनर स्टूडेंट के लिए बताया कि स्टूडेंट क्या करते हैं, बस थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे तो आपको ये नहीं पता है कि मुझे कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ में पढ़ना है, एग्जामिनर मुझसे किस लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फैक्चुअल एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो दूसरी मिस्टेक क्या रहती है कि स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस से बचते हैं, एक वो कमी रहती है। दूसरा आपका तीसरा फैक्टर होता है लैक ऑफ रिवीजन, कि आपने सिलेबस जो है ज़्यादा पढ़ने के चलते आपने क्या किया, जो रिवाइज करना था वो अच्छे से नहीं किया। तो अगर आप सिलेबस 100% में से 80% सिलेबस भी बहुत अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हो तो भी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो, क्योंकि 150 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस आपको नहीं लाने हैं, आपको कट ऑफ क्लियर करना है जिससे आप क्या कर सको, जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF नेट क्वालिफाई कर सको। तो आपको क्या करना है, हमेशा क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करना है, ध्यान रखना जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते हुए चलो। ये कैसे होगा,
आपने कोई टॉपिक पढ़ा, इंस्टेंट दूसरा टॉपिक पढ़ना है दूसरे दिन, तो 10 मिनट पहले जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया, फिर दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। ओके, उसके बाद में वीकली रिवीजन कर लो, मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करो, और संडेज़ को आपकी क्लासेस भी एज सच बहुत ज़्यादा एग्जाम टाइम होता है तभी संडेज़ को क्लासेस होती हैं, अदरवाइज ऑफ रहते हैं। तो संडेज़ का आप क्या कर सकते हो, टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वीकेंड्स पे क्या करो, रिवीजन करो। एक बार वीकली रिवीजन हो जाएगा, डेली रिवीजन चलते रहेगा, और फिर एग्जामिनेशन से पहले प्रॉपर शेड्यूल बना के आपको क्या करना है, दोबारा रिवीजन करना है। तो ऐसे 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो फिर बिल्कुल सारी जो कंसेप्ट्स हैं आप क्या कर पाओगे, होल्ड कर पाओगे, वो आप नहीं भूलोगे, और वहाँ पर ऐसे सिली मिस्टेक्स, फैक्चुअल इनएक्यूरेसी के चलते आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, रिवीजन पर भी इनफ फोकस करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बहुत ज़्यादा। और दूसरा एक जो फैक्टर मैंने देखा है स्टूडेंट में, कि जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रीज़न मैंने आइडेंटिफाई किया, दैट इज़ कि स्टूडेंट जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, एमसीक्यूज़ को पैसिव तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दे दिया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसके बाद में फिर उस मॉक टेस्ट को देख ही नहीं रहे हैं कि उसमें क्या स्कोर रहा है, कहाँ कमी रह रही है। तो उसमें लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन नहीं है कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं, किन टॉपिक्स को वापस से हमें क्या करना है, रिविजिट करना है, रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट जो होता है ना, या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप एज अ प्रैक्टिस सेशन में लेकर बैठो, एक पूरा 100 क्वेश्चंस का जो पेपर पहले आया है आप उसी को सॉल्व करना शुरू करो। फिर जब आप उसको पूरा सॉल्व कर लेते हो ईमानदारी से बैठकर, तो आप उसमें एनालाइज करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, क्या मुझसे कंसेप्ट्स में गलती हो रही है, क्या फैक्ट्स में गलती हो रही है, कौन से यूनिट्स मेरे तैयार नहीं हैं। तो आप क्या करो, अपना सेल्फ एनालिसिस पहले तो आपको करना पड़ेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। अगर आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हो, रिपीट कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। ध्यान रखना, हर स्टूडेंट जो है, ये कोई डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है। राइट स्ट्रैटेजी और राइट अप्रोच के साथ में इस एग्जामिनेशन को सभी स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं कमी रह रही है तो वो आपका अप्रोच और एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति में हो रही है कि आपका अप्रोच गलत है, आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप पैसिवली PYQ सॉल्व कर रहे हो, MCQ सॉल्व कर रहे हो, रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हो, या फिर PYQ सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, पेपर 1 को इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपने हर एक यूनिट के बहुत मल्टीपल सोर्सेज ले रखे हैं और वो मल्टीपल सोर्सेज को आप कंपाइल एक जगह आपने नहीं किया, आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए। तो ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कौन करते हैं, रिपीटर स्टूडेंट्स करते हैं। तो आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इन मिस्टेक्स को बस हमें करेक्ट करना है, इनको रेक्टिफाई करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। पहले खुद से पूछना है कि हमारा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा, हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा, कौन कौन से एरियाज़ में कमी है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वो कहाँ से होगा, जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे। सेल्फ एनालिसिस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, एक रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर रिपीटर स्टूडेंट्स। और बिगिनर्स के लिए मैंने आपको पूरा रोड मैप बताया हुआ है कि आपके 2 गाइडिंग फोर्स हैं, 2 गाइडिंग एंजल्स हैं, एक आपका सिलेबस है, दूसरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और सिलेबस के 10 यूनिट को कैसे पढ़ना है। और बिगिनर स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, जो स्टूडेंट करने लगते हैं सबसे बड़ी गलती कि पहले पढ़ा नहीं है, बिगिनर बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तैयारी और पहले क्वेश्चंस लगाने बैठ जाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल शुरुआत में उठा रहे हो ना, तो आप सिर्फ टॉपिक्स की गहराई और डेप्थ को समझने के लिए, एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझने के लिए क्वेश्चन देख रहे हो। उसको वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ के फिर पूरा फुल लेंथ टेस्ट अगर देने बैठ रहे हो तो उसमें कोई समझदारी नहीं है। पहले एटलीस्ट आप 30 से 40% या एटलीस्ट 50% सिलेबस कवर करो, उसके बाद में फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, जिससे आपको पता चले कि मेरी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। राइट, तो आपको बिगिनिंग में PYQs देखने हैं,
क्वेश्चन का लेवल समझने के लिए, पेपर का लेवल, पेपर का रिक्वायरमेंट समझने के लिए, पैटर्न समझने के लिए, और उसके बाद में पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। पहले आपका एटलीस्ट 40 to 50% सिलेबस करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करनी है, यूनिट वाइज करना है। अच्छा, इसमें आप टॉपिक पढ़ते पढ़ते टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लिए, फिर टॉपिक को रिवाइज कर लिया, तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में कर सकते हो। पर जो फुल फ्लेजेड जो मॉक टेस्ट है वो आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है, उससे थोड़ा सा बचना है। सो ये हमने देखे बिगिनर एंड रिपीटर्स के लिए कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं और कैसे हम उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको एड्रेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे ऐसे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जो उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और अपना जो जेआरएफ का गोल है वो अचीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस बार 2 बैचेस ऑनगोइंग हैं। एक 6 मंथ बैच है जहाँ पर थोड़ा सा क्लासेस का पेस फास्ट होता है, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आप बिल्कुल आपके पास में और कोई कमिटमेंट नहीं है और कोई डिग्री नहीं चल रही है या कोई जॉब नहीं है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, आपके पास टाइम है देने के लिए, कहने का मतलब ये है, तो आप 6 मंथ वाला बैच आपके लिए सूटेबल है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स में है कि उनके मास्टर्स की भी एग्जामिनेशंस, असाइनमेंट, सारी चीज़ें चलते रहते हैं, तो वो डेली कंसिस्टेंटली 6 से 8 घंटे नहीं दे सकते हैं तैयारी को, 6 आवर्स नहीं दे सकते, तो ऐसे स्टूडेंट्स 12 मंथ वाले बैच में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आप अपनी पेस पे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्लासेस का पेस है, क्लासेस का जो प्रेशर है वो भी कम रहेगा। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की ही क्लासेस लेनी है और फिर 1 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। ओके, तो यानी 12 मंथ बैच एंड 6 मंथ बैच आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पर अगर आप प्राइम वाला प्लान लेते हो तो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 आप इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हो, पर मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा कॉम्बिनेशन में परचेज करो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पेपर्स को हमें साथ में लेकर चलना होता है। ओके, पेपर 1 को भी हमें कैसे नहीं लेना, लाइटली नहीं लेना है, पेपर 1 को बहुत सीरियसली लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा इस बार हमने जो इनिशिएटिव लिया है वो है पेपर 1 की ऑफलाइन क्लासेस इस बार स्टार्ट हुई हैं। अनिल सर जो कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं ऑफ पेपर 1, वेरी एक्सपीरियंस्ड, हमारे जितने कुछ एस्पिरेंट्स हैं उनकी एज है उतना सर को एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, सो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, और उसी से ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट थोड़ा सा घबराते हैं, तो ये डर आपका वंस एंड फॉर ऑल ऑफलाइन बैचेस में जो है इसको एड्रेस कर दिया जाएगा और आपको अच्छा खासा गाइडेंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो एटलीस्ट जो एस्पिरेंट्स जयपुर बेस्ड हैं तो वो ऑफलाइन क्लासेस से ज़रूर जुड़ें, इससे आपके वंस एंड फॉर ऑल जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो हो जाएगी। और इसके अलावा राइट जो गाइडेंस है आपको सही स्टेज में, अर्ली स्टेज में जितना मिल जाए वो अच्छा होता है, जिससे आप पहले ही अटेम्प्ट में क्या कर सको, यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर सको। सो इसी के साथ में ऐसे और सेशंस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप चाहते हैं कोई और स्पेसिफिक कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैम एक डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू गाइस अ वेरी गुड डे।